उद्गम स्थल है एक ऐसे प्राचीन विरासत की जिसने अपने भीतर इवोल्यूशन के कई रहस्यों को छिपा रखा है। यह एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां समय ने अपनी अमिट और अविस्मरणीय कहानियां अंकित की है। यह एक ऐसी भूमि है जहां मोक्ष तलाशते हर मनुष्य को मां गंगा ने आश्रय प्रदान किया है। कहते हैं समय से बलवान और कुछ नहीं होता। इमारतें चाहे कितनी मजबूत क्यों ना हो, सभ्यता चाहे कितनी अटूट क्यों ना हो, समय के सामने सभी ध्वस्त पड़ जाते हैं। लेकिन इन्हीं में कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो समय में लुप्त होने के बजाय उसके साथ चलती है। आज हम आपको झारखंड के एक ऐसे ही बेमिसाल जिला ले जा रहे हैं जहां आज भी अवशेष और इमारतें समय के साथ फुरसुदा हैं। यहाँ झारखंड का पहला पक्षी अभयारण्य स्थित है। हमारे राज्य का एक लौता जीवाश्म पार्क भी है यहाँ पर, और झारखंड का ये एक अकेला जिला है जहाँ से गंगा गुजरती है। इस बार हम आ चुके हैं साहिबों के गंज में। हमारा ठिकाना है साहिबगंज। पूज्य गंगा के तट पर स्थित साहिबगंज वह कालजयी भूमि है जहां इतिहास की ध्वनि युगों युगों से गूंजती चली आ रही है। यह शहर मेगास्थनीज की प्रलेखित टिप्पणियों से लेकर शेरशाह और हुमायूं के बीच निर्णायक संघर्ष तक अनेकों ऐतिहासिक घटनाओं का जीवंत साक्षी है। साहिबगंज समय के उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। साहिबगंज ने सन 1855 के संथाल विद्रोह से लेकर भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई है। धन संपदा से भरपूर यहाँ के प्राचीन शाही महल अपने अंदर कई कहानियों को सहेज रखे हैं, जबकि जुड़वा झीलें, पक्षी अभयारण्य और मोक्षदायिनी गंगा यहाँ के परिदृश्य को और भी मनोरम बनाते हैं। साहिबगंज में राजमहल पहाड़ियों के बीच स्थित मंडरो हिल भूवैज्ञानिक गाथा का एक असाधारण प्रमाण है, जहां आश्चर्यजनक रूप से 68 से 145 मिलियन वर्ष पुराने पौधों के जीवाश्म मौजूद हैं। यह जीवाश्म समृद्ध परिदृश्य ग्रह के प्राचीन इतिहास की एक मनोरम कथा को उजागर करता है, जिसे साहिबगंज में विशिष्ट रूप से संरक्षित किया गया है। मंडरो हिल में निर्मित फॉसिल यानी जीवाश्म पार्क अतीत का वह द्वार है जहां आगंतुकों को प्रागैतिहासिक काल के दौरान पनपी वनस्पतियों के अवशेषों को देखने की अनुमति मिलती है। फॉसिल पार्क मंडरो विश्व प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक धरोहरों में से एक है। साहिबगंज शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर दामिनी कोह क्षेत्र में स्थित यह पार्क राजमहल पहाड़ियों का जंगली पहाड़ी क्षेत्र है। राजमहल पहाड़ियाँ और इसकी तलहटी पर जुरासिक काल के अनगिनत जीवाश्म मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में कभी समुद्र प्रक्षेत्र हुआ करता था, जिसके बाद वोल्केनिक इरप्शन हुआ और उसके बाद राजमहल पहाड़ियों का निर्माण हुआ। यहाँ पर बीते वर्षों में कई वैज्ञानिक आए हुए हैं, उन्होंने शोध किया है और उसके बाद पता लगाया है कि कई सारे अब तक से लेकर 67 से 145 मिलियन वर्ष पुराने फॉसिल्स यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार द्वारा यहाँ एक पार्क का निर्माण किया गया है ताकि जो पर्यटक है वो यहाँ पर आएँ और सदियों पुराने ह्यूमन एवोल्यूशन, उसके साथ ही प्लैनेट एवोल्यूशन से जुड़ी जितनी एविडेंस है उसको देख सके, समझ सके। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये मात्र पत्थर नहीं बल्कि वो फॉसिल्स हैं जो आज से करोड़ों वर्ष पुराने एविडेंस को हमें दिखा रहे हैं। यह झारखंड के सबसे दुर्लभ खजाने में से एक है। झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में बसा समृद्ध भूवैज्ञानिक इतिहास अब मंडरो जीवाश्म पार्क के माध्यम से अपनी कहानी बयां कर रहा है। इस कहानी की उत्पत्ति वर्ष 1946 में हुई, जब प्रोफेसर बीरबल साहनी ने पहली बार झारखंड राज्य में राजमहल पहाड़ियों के घने जंगली इलाके का दौरा किया था। इस क्षेत्र की समृद्ध और ऐतिहासिक रूप से जीवंत सेटिंग ने साहनी पर एक आकर्षण की तरह काम किया। समय के साथ उनके द्वारा यहाँ कई दुर्लभ जीवाश्म की खोज हुई। तब से इस क्षेत्र को प्रारंभिक क्रेटेशियस काल के पौधों के जीवाश्मों के लिए सोने की खान माना जाता है। वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं का मानना है कि राजमहल की पहाड़ियाँ प्रारंभिक एंजियोस्पर्म या फूल वाले पौधों का घर रहा होगा। यहाँ पर 92.5 एकड़ क्षेत्र में फैला फॉसिल पार्क जीवाश्म के लिए
फेमस है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक पार्क के रूप में डेवलप किया, जहाँ पे मुख्यतः पेड़ के फॉसिल यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ 6 करोड़ से लेकर के 15 करोड़ के अंतराल का जो पेड़ था वो जो दब करके फॉसिल बन गया है, वो हम यहाँ पे पाया जाता है, जिसको यहाँ बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे शुरुआत में हम लोग का मुख्य द्वार है, जहाँ पे घुसते ही आपका पोडियम बना हुआ है, जहाँ पे घुस करके लोग आनंद ले सकते हैं। इसके बाद आगे जा कर के म्यूजियम है, ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम में पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के अभी तक का स्थिति को दर्शाया गया है कि किस प्रकार हमारे पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ, उसके आगे कैसे मास एक्सटेंशन हुआ, यहाँ पे कितने सारे लोग मतलब कितने सारे जीव जंतु आए, फिर वो विलुप्त हुए, फिर होते होते अभी का स्थिति को बताया गया है। झारखंड सरकार के वन अधिकारी यहाँ मौजूद जीवाश्म के संरक्षण और दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका यह प्रयास न केवल इस क्षेत्र के पुरापाषाण महत्व के बारे में राष्ट्रव्यापी जागरूकता फैलाने में सहायक साबित हो रहा है, बल्कि भावी पीढ़ी के लिए बरामद जीवाश्मों के दस्तावेजीकरण और संरक्षण में भी सहायता कर रहा है। यहाँ इंस्टीट्यूट फॉसिल शेड हम लोगों ने बनाया हुआ है, जहाँ की हम लोगों को फॉसिल जिस स्थिति में था उसी स्थिति में मिला, और उसी को हम लोग बचाने के लिए उसको वहीं पे हम लोग शेड बना दिए हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जब से उनको फॉसिल के बारे में पता नहीं था, तो वो लोग जो फॉसिल का जो पत्थर है उसको वो भगवान की तरह समझ करके उसको उस समय से पूछते आ रहे हैं, जब से वो उसको पता नहीं था कि वो फॉसिल है। जो यहाँ रक्सी स्थान के द्वारा में इसका प्रमाण हमको मिलता है। यहाँ जो ये रक्सी स्थान जो बना है, ये बहुत प्राचीन काल से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं लोग। यहाँ जब पार्क नहीं बना था, उससे पहले से जो है यहाँ पे लोग आके अपने ग्राम रक्षा देवी के नाम से पूजा करते हैं। इवोल्यूशन की दिलचस्प कहानी को उजागर करने के उद्देश्य से मंडरो के जीवाश्म पार्क में एक संग्रहालय बनाया गया है। यह संग्रहालय पृथ्वी के निर्माण से जुड़ी कहानियों से लेकर राजमहल की पहाड़ियों में बसे प्राचीन पौधों के जीवाश्मों की जानकारी देते हैं। विज्ञान और दिलचस्प खोज से जुड़ी कहानियों को समेटे यह संग्रहालय आगंतुकों को एक रोचक यात्रा पर ले जाता है। लोकलाइट भी हूँ यहाँ पे। मेरे साथ कुछ प्रोफेसर साइंटिस्ट आए थे अभी, तो उनको मैं घुमाने लाया हूँ यहाँ। और एक्चुअली मैं भी इस एरिया में इस बारे में नहीं जानता था ज़्यादा, तो व्हेन आई केम टू नो देन इट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतनी बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ें और 15 करोड़ साल पुराना चीज़ हमारे एरिया में है, ये विश्वास के परे था। और मैं ज़्यादा टाइम बाहर रहा था तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था यहाँ का। जब मैं आया तो रियली इट इज़ रियली ऑसम एंड वी कैन नॉट कंपेयर विद एनीथिंग। हम लोगों ने जैसा कि यहाँ पे देखा कि बहुत ही एंशियंट टाइम का जो पहले जो घटना हुई थी, उस घटना को हम लोगों ने बाखूबी देखा कि किस तरह से जो है ना अपने प्रकृति में, अपने पृथ्वी में जो मूवमेंटिंग चेंजिंग हुआ है, उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी जानकारी मिली। और कैसे यहाँ पे एक लेयर बन के ये फॉसिल का निर्माण हुआ, उसके बारे में हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। और हम लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे एरिया में बहुत कुछ है। हमने देखे कि ये जो यहाँ की जो कला और यहाँ के जो पत्थर जो पेड़ से बने हुए हैं, जो वल्केनो की वजह से बने हुए से बता रहे, सो इट इज़ वेरी मेमोरेबल विजिट फॉर मी एंड इट गिव्स मी एन ग्रेट प्लेजर टू से दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इन दिस झारखंड एरिया एंड विच आई लाइक
because I came from Maharashtra so far long. Normally people visit to our areas. This is first time I'm visiting to this area where I saw that this kind of amazing things are here in this kind of localized areas. हमारे यहाँ पे एक जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है मंडरो में, जो फॉसिल पार्क के रूप में डेवलप किया गया है। ये विश्व में पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे जुरासिक एरा के जस्ट बाद के फॉसिल्स हैं। अगर मैं कुछ पास्ट में जाऊँ तो अराउंड 8 करोड़ से 15 करोड़ ईयर्स के बीच में यहाँ पे 17 टाइम्स लावा इरप्शन हुआ, एंड उस लावा इरप्शन के दरमियान में बहुत सारे जो पेड़ थे वो गिर गए और वो ट्रैप हो गए 2 लावा के बीच में और फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए। समय है, मैं आपको ये बता दूं कि ये मास एक्सटिंक्शन के जस्ट बाद का समय है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 95% जो है लिविंग बीइंग्स, वेदर इट बी प्लांट एनिमल्स, सभी वो नष्ट हो गए थे। तो उस समय का है, और उस समय के अगर किसी को रिसर्च करने हैं तो दे विल हैव टू कम टू दिस प्लेस ओनली। उस समय के 8 से 15 करोड़ साल के जो दरमियान के जो समय है, उस समय के फॉसिल्स और विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। चट्टानों में जड़े प्राचीन पौधों के अवशेष पृथ्वी की अपनी डायरी के पन्नों की तरह हैं, जो विकास और परिवर्तन के युगों को उजागर करते हैं। मंडरो फॉसिल पार्क अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल के रूप में खड़ा है, जो यहाँ आने वाले सभी लोगों को इन प्राचीन पहाड़ियों की परतों में उकेरे गए पृथ्वी के इतिहास के रहस्यों को जानने के लिए आमंत्रित करता है। राजमहल की पहाड़ियों में मौजूद प्लांट फॉसिल्स के संरक्षण के लिए, इसके प्रमोशन और साथ ही यहाँ पर जियो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जीएसआई द्वारा इसे नेशनल ज्योग्राफिकल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। यहाँ मौजूद जीवाश्म को दुनिया के सामने लाया जा सके, इसमें प्रोफेसर बीरबल साहनी और उसके साथ ही ओटोकर फिस्टमैन, जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे और एक पैलेंटियोलॉजिस्ट थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साहिबगंज अपने आगोश में आध्यात्मिक महत्व की कहानियों को बुनते हुए गहन धार्मिक विरासत की एक श्रृंखला को उजागर करता है। यहाँ ऐसे पवित्र स्थल हैं जो तीर्थयात्रियों के दिलों में अत्यधिक महत्व रखते हैं। माँ बिंदुवासिनी मंदिर, जिसे बिंदु धाम भी कहा जाता है, साहिबगंज जिले के बरहरवा में स्थित है। यह मंदिर शक्तिपीठ के रूप में महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती को समर्पित है। ऐतिहासिक मान्यता के मुताबिक जब भगवान भोलेनाथ क्रोधित होकर मां सती के शव के साथ तांडव नृत्य कर रहे थे, तो सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। धरती पर जहां जहां सती के कटे अंग गिरे, सभी शक्तिपीठ बन गए। इसी क्रम में सती का 3 बूंद रक्त यहाँ आकर गिरा था, तभी से यह स्थान त्रिबिंदु शक्तिपीठ बन गया है। बिंदु धाम में 3 पिंडियों की पूजा तभी की जाती है। 51 पीठ का एक पीठ है, विंध्याचल निवासिनी विंध्यवासिनी। एक विंध्याचल यूपी में है विंध्यवासिनी, वो तो सरस्वती माय है, 51 पीठ में से नहीं। और ये जो है 51 पीठ में से एक है। इनका तो महिमा तो माने अपार है, बोलना तो माने साधारण ई में तो ये होने का है नहीं। मतलब माई तो माई है, जगत जननी। यहाँ लोग आते जाते हैं, विशेष करके वात्सरिक उत्सव रामनवमी अवसर पर सतचंडी योग होता है, जिसमें देश का भी बाहरी आदमी भी, इधर कलकत्ता से लेके पटना से इधर बंगाल कालांतर में बिंदु धाम में हरिहरानंद गिरी नामक पहाड़ी बाबा के प्रयास से भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है, जो केवल इस इलाके के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ख्याति अर्जित कर रहा है। हम लोग पिछले 20-22 साल से यहाँ मंदिर पे आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं
हम लोग को आस्था माँ से बहुत अच्छा जुड़ी हुई है। जो हमने चाहा मन में रखा वो माँ ने हमको दिया, और यहाँ जो भी आता है अपनी मुरादें उसकी माँ पूरा कर देती है। अच्छा जगह है, और परिवार के साथ आए, बोला कि चलो घूमने, अच्छा जगह है तो इसलिए घूमने आए। बहुत अच्छा जगह है, अच्छा लगता है घूमने, मेला वाला भी अच्छा ही लगता है। আমি আগে শুনেছি অনেক জনের মুখে যে এখানে বিন্দুবাসিনী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত, এখানে অনেক দেবীর মাহাত্ম্যের প্রচার আছে এবং সেই বিন্দুবাসিনী মায়ের মন্দির দেখার মানে ইচ্ছা অনেক দিন ধরেই ছিল। তাই এখানে আমি আমার সপরিবারের সাথে এখানে এসেছি। बिंदुवासिनी मंदिर बरहरवा के बिंदुवासिनी पहाड़ी की चोटी पर है। मुख्य मंदिर में भगवान सूर्य की एक मूर्ति है, वह 7 घोड़ों वाले रथ में बैठे हैं। इस स्थान से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी जब हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तो इस पहाड़ी की चोटी पर उन्होंने अपना एक पग धरा था। एक बड़े शिलाखंड पर उनके तलवे के आकार का गड्ढा आज भी मौजूद है। इस चोटी पर अब हनुमान जी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई है। स्थानीय लोग इस मंदिर को उत्तर प्रदेश के विंध्याचल पर्वत पर स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर की तरह ही एक शक्तिपीठ के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर में न केवल साहिबगंज से बल्कि झारखंड के अलग अलग जिले से और उसके साथ ही बंगाल से भी हर वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं। झारखंड के 24 में से 23 जिलों के लिए गंगा पहुंच से दूर है। गंगा के सफर में सिर्फ झारखंड का साहिबगंज जिला आता है। सफर लंबा भी नहीं है, लेकिन यह सफर साहिबगंज के लिए सौभाग्य के समान है। साहिबगंज में गंगा नदी केवल एक जलधारा नहीं है, यह अनंत भक्ति और जीवन के सार का प्रतीक है। इस जिले को पवित्र गंगा के स्पर्श का गौरव प्राप्त है, जो इसके परिदृश्य में एक अनूठा आकर्षण जोड़ता है। नदी के पानी से भी बढ़कर है इससे पालन पोषण करने वाली, जलीय जीवन की रक्षा करने वाली और अपने घाटों के किनारे रहने वाले लोगों की आजीविका को बनाए रखने वाली मां के रूप में पूजा जाना। इस शहर की भौगोलिक विविधता और ऐतिहासिक समृद्धि हृदय स्पर्शी है। गंगा नदी एक सदैव बहने वाली परोपकारी शक्ति की तरह अपने तटों पर शरण लेने वाले सभी लोगों को सांत्वना और समर्थन का एक निरंतर स्रोत प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि जब गंगा नदी पहली बार पृथ्वी पर आई तो उनका स्वागत करने वाले पहले जलीय जीव डॉल्फिन थे। यह कालजयी कहानी नदी और इन संवेदनशील समुद्री प्राणियों की नियति को एक शाश्वत प्रेम गाथा में जोड़ते हैं। यह नदी मछलियों की लगभग 140 प्रजातियों और उभयचरों की 90 प्रजातियों के साथ साथ विभिन्न प्रजाति के सरीसृपों और स्तनधारियों का घर है, जिनमें घड़ियाल और दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन जैसी गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां भी शामिल है। ये हमारे साहिबगंज जिला का उचेटोली घाट हो गया आपका। जो आप लोग पीछे ये गंगा नदी देख रहे हैं, इसमें आपका डॉल्फिन पाया जाता है। यहाँ डॉल्फिन आपका मिर्जा चौकी से लेकर आपका फरक्का सीमा हम लोग का गंगा जी का, वहाँ तक कुल लगभग 128 डॉल्फिन पाया जाता है। अभी हाल फिलहाल 1-2 महीना पहले सर्वे हुआ था तो उसमें पाया गया था कि 80 to 81 समथिंग कुछ डॉल्फिन यहाँ था साहिबगंज में। बहुत कम डॉल्फिन है यहाँ पर, बट पर्यटकों के लिए बढ़ावा मिल सकता है एक तरह से देखा जाए तो। डॉल्फिन यहाँ पर देखा जाए तो उस मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा दिखता है। यहाँ गंगा घाट पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत साहिबगंज में गंगा तट पर बन रहे रिवर फ्रंट से लेकर गंगा किनारे के धार्मिक स्थलों को चमकाया गया है, ताकि गंगा के लहरों के साथ साथ यहाँ के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल लोगों का मन मोह ले। नमामि गंगे परियोजना के तहत अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करके नदी की सफाई और स्वच्छता को सुनिश्चित किया जा रहा है।
इस पहल के तहत साहिबगंज में 11 घाट और राजमहल में 9-10 घाट विकसित किए गए हैं। माँ गंगा से आच्छादित साहिबगंज ही एकमात्र जिला है और इस जिले में गंगा एक नदी के रूप में नहीं समुद्र के रूप में मौजूद है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई, याद करें, चौड़ाई जो है वो करीब करीब 14 किलोमीटर की चौड़ाई हो जाती है फ्लड के समय में। और 14 किलोमीटर की इतनी जो चौड़ाई है ये, और फिर इसके बाद कहीं नहीं, यहाँ के बाद गंगा 2 भाग में विभाजित हो जाती है, जो एक भाग बांग्लादेश को जाती है, दूसरी भाग कोलकाता हुगली नदी के रूप में रहती है। यहाँ पर ही फरक्का बराज है। फरक्का बराज क्या करता है कि जितनी भी डेड डिकेइंग एनिमल्स हैं, आप ये समझ लें कि यहाँ पे जो गंगा मौजूद है वो पूरे उत्तर भारत और पूरे पश्चिम भारत से जितनी पानी है, जो भी पानी है वो यहाँ पे आता है, चाहे वो राजस्थान में पानी बरसे और चंबल नदी से होते हुए यहाँ पर आएगा, पूरे उत्तर भारत में कहीं भी पानी बरसे, हिमालय में हो या फिर आपके उत्तराखंड में हो, नेपाल में हो, वो यहाँ से होते हुए गंगा में आएगा और गंगा से यहीं पर आना है। तो आप समझ लें कि इस रीजन में बाढ़ के समय में बहुत सारे डेड डिकेइंग एनिमल्स होते हैं। वो एनिमल्स यहाँ पर आते हैं और फरक्का बराज से पानी तो चला जाता है बट ये एनिमल्स पास नहीं हो पाते हैं। तो एक बहुत बढ़िया ये ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है बर्ड्स के लिए और छोटे छोटे मछलियों के लिए भी। वो छोटे मछलियाँ जो हैं इन बर्ड्स के लिए और डॉल्फिन के लिए चारा बनते हैं और इसीलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया बायोडाइवर्सिटी आपको देखने मिल जाएगी। यह परियोजना न केवल नदी की सफाई करने में बल्कि घाटों को सुंदर बनाने में भी मदद करती है। बदले में यह परियोजना कई जलीय जानवरों के साथ साथ उन लोगों को भी आश्रय प्रदान करती है जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। गंगा घाट और शहर के विभिन्न कोने टेराकोटा आकृतियों के माध्यम से सावधानी पूर्वक गढ़ी गई एक कलात्मक कथा के गवाह है। कला के योगदान को सुनिश्चित करते हुए साहिबगंज में संस्कृति, इतिहास और कलात्मक कहानियों को गंगा घाट और शहर के विभिन्न स्थानों पर टेराकोटा आकृतियों के माध्यम से दर्शाया गया है। पवित्र गंगा की मिट्टी से निर्मित ये टेराकोटा कृतियां अलग अलग दृश्यों को दर्शाती है। ये टेराकोटा जो मीडियम है ना, ये एक बहुत अद्भुत मीडियम है, क्योंकि टेराकोटा को बनाने के लिए 5 तत्व लगाया जाता है, जल, वायु, अग्नि। जिस तरह से अपनी बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट्स से बना है, तो टेराकोटा को बनाने के लिए भी ये 5 एलिमेंट्स लगते हैं। और अपनी सबकी अपनी अपनी एक पहचान होती है। हमारा साहिबगंज का अपना एक पहचान है। तो यहाँ पे जैसे गंगा है और गंगा की मिट्टी है, तो क्यों नहीं अपनी गंगा की मिट्टी से अपनी चीज़ों का पहचान बनाना चाहिए। जैसे ये स्टोन है, ये राजस्थान से है, तो ये राजस्थान की बाहर की चीज़ों को हम अपनी क्यों बताएं। हमारे पास जैसे विक्रमशिला है बगल में, आप देखिए वो भी टेराकोटा से बना है। टेराकोटा कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ अमृत प्रकाश एक सांस्कृतिक संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। अटूट समर्पण के साथ वह शहर को सजाते हैं। वे इन आकृतियों में न सिर्फ जीवन भर रहे हैं बल्कि उन कहानियों को आयाम दे रहे हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कलात्मक क्षमता ने साहिबगंज को एक कैनवस में बदल दिया है, जहां हर स्ट्रोक एक बेहतरीन कहानी कहता है, जिससे शहर न केवल सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन बन चुका है बल्कि सांस्कृतिक महत्व का भंडार भी बन गया है। तो हमने एक प्रयास शुरू किया है कि गांव की जो महिलाएं हैं उसको लेकर, अभी वो हमारे साथ काम भी कर रही हैं। 8-10 महिलाएं हैं जो घर में खाना बनाने का काम करती थी सिर्फ। अब उन लोगों को घर से निकाल कर मिट्टी बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी के डिज़ाइन बनाना और टेराकोटा बनाना, फिर उसको पकाना और फिर इस तरह से उसको सजाना, एक नई भाषा का जन्म देना। जीवन यापन भी हो रहा है, कला का सृजन भी हो रहा है, टूरिज्म दृष्टिकोण से भी एक सौंदर्य, एक शहर को सजाने का भी काम हो रहा है। साहिबगंज कालातीत और मनोरम पर्यटक आकर्षणों के खजाने की तरह फैला हुआ है, जिनमें से प्रत्येक एक ऐसी कहानी सुनाता है जो युगों की सीमाओं को पार करती है। इस जिले की सुंदरता एक अज्ञात गाथा के समान है जो अनावरण की प्रतीक्षा कर रही है। साहिबगंज के सर्वकालिक भव्यता के आकर्षण में डूबने के लिए तैयार हो जाइए।
आगामी अंक में हम कई रहस्यों को उजागर करेंगे और उस शानदार सुंदरता का प्रदर्शन करेंगे जो इस जिले को परिभाषित करती है। हम एक बार फिर साहिबगंज के दिल में उतरेंगे, जहां इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक वैभव एक अद्वितीय चित्रपट बुनते हैं। कुछ मंजिलें इतनी खास होती हैं कि जल्दी उनसे विदा लेने की इच्छा नहीं होती। साहिबगंज के कई फसानों को इस बार हमने आपको पढ़कर सुनाया है, लेकिन कई और अध्याय हैं जो आप तक लाना बाकी है। वो भी हम आपको सुनाएंगे, बड़े विस्तार से सुनाएंगे, लेकिन हमारे अगले